हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया मजे में। चलिए, जैसे आप लोग को पता है, हम लोग पढ़े थे डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट कर लिया था। आज के क्लास में स्टार्ट करेंगे दोस्तों इसका अगला चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 का दोस्तों फर्स्ट पार्ट होने वाला है, पहला लेक्चर होने वाला है। चलिए देख ले दीजिए आज के लेक्चर में हमको पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हमको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है दोस्तों, ऑटोकॉइड्स के बारे में आज के लेक्चर में दोस्तों हम कंप्लीट करेंगे। फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन 5-HT एंड प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में जो अगला पार्ट होगा दोस्तों, जो इसका सेकंड पार्ट होगा। सेकंड पार्ट में हम दोस्तों पढ़ेंगे इसका अगला टॉपिक क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल यूज एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एंटी हिस्टामिनिक एंड 5-HT एंटागोनिस्ट ड्रग के बारे में। तो दोस्तों आज की क्लास में बिना किसी देरी के इन टॉपिक को हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। और चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। पहला हमारा जो इसमें टॉपिक है दोस्तों, ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स हम सबको पता है, ऑटो का मतलब होता है इटसेल्फ यानी खुद। क्वाइड्स का मतलब क्या होता है? देखिए, क्वाइड्स का मतलब होता है सब्सटेंस। क्लियर? तो ऑटो का मतलब होता है खुद से, और सब्सटेंस मतलब खुद से जो सब्सटेंस बनते हो, ऐसे सब्सटेंस को हम ऑटोकॉइड्स कहते हैं। देखिए, ऑटोकॉइड्स वे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो शरीर में ही बनते हैं, यानी आपके शरीर के अंदर ही ये केमिकल्स बनते हैं और लोकल टिश्यू पर क्या करते हैं? काम करते हैं। जो आपकी बॉडी के जो लोकल टिश्यू हैं, जो लोकल सेल्स हैं, उस पर क्या करते हैं? काम करते हैं। और आपकी बॉडी इस सब्सटेंस को खुद बनाती है। सरल शब्दों में कहें तो ऑटो का मतलब होता है स्वयं और क्वाइड्स का मतलब होता है रेमेडी या सब्सटेंस। कहने का मतलब है, इसलिए ऑटोकॉइड का अर्थ होता है सेल्फ फॉर्म सब्सटेंस एक्टिंग लाइक लोकल हार्मोन। कहने जो सेल्फ यानी खुद से ऐसा सब्सटेंस जो बनाया गया हो, हमारी बॉडी खुद से सब्सटेंस को बनाती है और इस सब्सटेंस किसकी तरह काम करते हैं? हार्मोन की तरह, यानी लोकल हार्मोन की तरह ये सब्सटेंस काम करते हैं। इन्हें लोकल हार्मोन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये ब्लड में बहुत कम मात्रा में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। हम सबको पता है हार्मोन बहुत कम मात्रा में ब्लड में होते हैं। इनका इफेक्ट अधिकतर लोकल साइट पर होता है। इनकी ड्यूरेशन क्या होती है? बहुत कम होती है। यानी कह रहे हैं ऑटोकॉइड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं? हमारी बॉडी खुद बनाती है और इसको लोकल इफेक्ट देते हैं, यानी लोकल हार्मोन की तरह काम करते हैं और लोकल साइड पे एक्ट करती हैं। और इनकी जो ड्यूरेशन होती है बहुत कम होती है। डिफिनेशन की बात करें दोस्तों, तो ऑटोकॉइड्स आर द एंडोजिनस केमिकल्स मेडिएट्स फॉर्म्ड इन द बॉडी व्हिच एक्ट लोकली एंड द प्रोड्यूस फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल इफेक्ट। करें ऑटोकॉइड्स ऐसे एंडोजिनस केमिकल होते हैं, यानी हमारी बॉडी के द्वारा बनाए गए केमिकल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? इन बॉडी में फॉर्म होती है, हमारी बॉडी के अंदर ही क्या होती है? बनती है, जो कि एक्ट करती है, काम करती है एट द लोकली एंड प्रोड्यूस फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल इफेक्ट। और हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करती है फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल इफेक्ट को। करें ऑटोकॉइड शरीर में बनते हैं और इन्फ्लामेशन, एलर्जी, पेन, बीपी रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन आदि में भूमिका निभाते हैं। ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे केमिकल्स को हम ऑटोकॉइड्स कहते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोकॉइड, कुछ इसकी विशेषताएं जो कि ऑटोकॉइड्स की होती हैं। पहला कि ये एंडोजिनस सब्सटेंस होता है, यानी कहने का मतलब है शरीर के अंदर ही बनता है। इनका कोई इफेक्ट जो होता है शॉर्ट लास्टिंग होता है, जो इनका इफेक्ट होता है बहुत कम समय के लिए होता है। ये हमारी क्या होती है? ऑटोकॉइड्स की विशेषता है। ये स्पेसिफिक रिसेप्टर पर काम करते हैं, यानी इनको काम करने के लिए किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर की जरूरत होती है। और ये इंजरी या इन्फ्लामेशन में ज़्यादा रिलीज होते हैं, यानी जब आपकी बॉडी में इंजरी हो जाए या इन्फ्लामेशन हो जाता है तब ऑटोकॉइड्स की जो रिलीज होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इनका एक्शन क्या होता है? डोज डिपेंडेंट होता है, यानी डोज के हिसाब से इनका एक्शन होता है। यानी अधिक डोज होगा तो अधिक काम करेंगे, अगर कम डोज होगा तो कम काम करेंगे। फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ ऑटोकॉइड्स की बात करें तो ऑटोकॉइड्स शरीर के अंदर एबनॉर्मल प्रोसेस में भाग लेते हैं। जैसे इन्फ्लामेशन हो गया तो मतलब ऑटोकॉइड्स अधिक मात्रा में होंगे, एलर्जिक रिएक्शन में हो सकते हैं, पेन प्रोडक्शन में होंगे, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन में, ब्रोंकियल टोन रेगुलेशन में एंड प्लेटलेट्स एग्रीगेशन में, यानी खून का थक्का जमाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। प्लेटलेट को क्या कहते हैं? एग्रीगेट कराते हैं, जिससे ब्लड का जो ब्लीडिंग है, जो खून का जो थक्का होता है वो जम जाता है या रुक जाता है ब्लीडिंग। क्लियर? आगे बात करेंगे दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोकॉइड्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 भागों में मुख्यतः इनको वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। पहला क्या है? बायोजेनिक इमेंस। बायोजेनिक इमेंस में हिस्टामिन आता है, सेरोटोनिन को दोस्तों 5-HT कहा जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स होते हैं, जैसे ब्रैडिकाइनिन या एंजियोटेंसिन। क्लियर? आगे बात करेंगे दोस्तों लिपिड डेरिवेटिव ऑटोकॉइड्स होते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स और थ्रोम्बोजेज। क्लियर? थ्रोम्बोजिन्स। आगे बात करेंगे दोस्तों हिस्टामिन, जो आपके सिलेबस में, मेन सिलेबस में दिया है, हिस्टामिन दिया है जिसको हमको पढ़ना है। हिस्टामिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? बायोजेनिक इम्यून्स ऑटोकॉइड्स होता है, जब अभी ऊपर हमने क्लासिफिकेशन में देखा है। यह एमाइनो एसिड हिस्टामिन से एंजाइम हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज की सहायता से बनता है। किसकी मदद से बनता है दोस्तों? एक एंजाइम होता है हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज। हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से ये क्या होता है? हिस्टामिन बनाता है। यानी करें हिस्टामिन जो होता है शरीर में सामान्यतः फिजियोलॉजिकल तथा रोग संबंधी यानी पैथोलॉजिकल दोनों
दोनों स्थितियों में क्या करता है, कार्य करता है। यानी हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शन में भी काम करेगा, और जब हमारी बॉडी में कोई बीमारी हो जाएगी, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन आ जाएगी, तब उस टाइम पे भी हिस्टामिन हमारी बॉडी में क्या करता है, काम करता है। यह मुख्य रूप से कहाँ से मिलता है, मास्ट सेल से। मास्ट सेल बैसोफिल, गैस्ट्रिक म्यूकोसा और सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन में पाया जाता है। हिस्टामिन रिसेप्टर कुछ होते हैं दोस्तों, जैसे हिस्टामिन के 4 प्रमुख रिसेप्टर माने जाते हैं। H1 हो गया, H2 हो गया, H3, H4 हो गए। अलग अलग जगह अलग अलग रिसेप्टर पाए जाते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन की फिजियोलॉजिकल रोल क्या होती है, देखिए रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। हमारी जो गैस्ट्रिक एसिड होती है उसको सिक्रेट करने के लिए, यानी हमारे स्टमच में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो सिक्रेट हो रही है उसको रेगुलेट करने के लिए इनका योगदान होता है। जैसा हिस्टामिन स्टमच की पैराइटल सेल्स पर स्थित H2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देती है। देखिए अभी हमने पढ़ा थे 4 रिसेप्टर, उसमें एक क्या था, H2 रिसेप्टर। तो हिस्टामिन क्या करता है, स्टमच की जो पैराइटल सेल्स पर, स्टमच की हमारी आंत की पैराइटल सेल्स पर जो H2 रिसेप्टर होते हैं उसे स्टिमुलेट कर देता है, और इसकी स्टिमुलेशन से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक सिक्रेशन बढ़ जाता है, यानी HCl का सिक्रेशन बढ़ जाता है, और डाइजेशन प्रोसेस के लिए अत्यंत आवश्यक। हम सबको पता है दोस्तों, भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का होना बहुत जरूरी है। यानी गैस्ट्रिक फेज में एसिड सिक्रेशन में हिस्टामिन का एक प्रमुख मीडिएटर है। यानी कहने का मतलब है हिस्टामिन क्या करता है, हमारे भोजन को पचाने में मदद करवा रहा है। रोल इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में इसका क्या रोल होता है, देखिए टिश्यू इंजरी या इन्फेक्शन के समय हिस्टामिन क्या होती हैं, रिलीज होती हैं, या H1 रिसेप्टर पर काम करती हैं। किस रिसेप्टर पर काम करती हैं दोस्तों, H1 रिसेप्टर पर। और क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, वासोडाइलेशन, यानी जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, डायलूट हो जाएंगी। इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी, जो उसमें परमेबिलिटी है यानी ब्लड के थ्रू जो उसमें आयन का एक्सचेंज होता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्लाज्मा लीकेज हो जाएंगे, या इन्फ्लेमेटरी के अर्ली फेज का मीडिएटर है। यानी कह रहे हैं कि या इन्फ्लामेशन की अर्ली फेज, यानी कह रहे हैं इन्फ्लामेशन जो होने से पहले ये कंडीशन ऐसी होती है कि जब आपका क्या होता है, सूजन होता है। क्लियर। तो सूजन को लाने में भी हिस्टामिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सूजन क्यों आता है आप सबको पता ही होगा, क्योंकि वहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ जाए, जिससे वो घाव क्या हो, जल्दी से जल्दी वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड हो, तो ऑक्सीजन की डिमांड वहाँ से पूरी हो सके। इसलिए हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी होने पर सूजन होती है। क्लियर। तो सूजन होना एक बहुत अहम है कि सूजन होना चाहिए। अगर आपको कहीं चोट लगती है तो वहाँ पर जरूरी है कि वहाँ पर सूजन होना चाहिए, वहाँ पर रेडनेस होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ब्लड का फ्लो बढ़ना चाहिए। रेगुलेशन ऑफ वस्कुलर टोन की बात करें दोस्तों, तो इसमें हिस्टामिन ब्लड वेसल्स को क्या करता है, डायलेट कराता है N1 मीडिएटेड के रूप में। एंड ब्लड प्रेशर टेम्पररी क्या कर सकता है, डिक्रीज हो सकता है, और कैपिलरी परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, यानी माइक्रो सर्कुलेशन कंट्रोल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर। यानी वस्कुलर टोन को भी रेगुलेट करने में हिस्टामिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आगे बात करेंगे दोस्तों, रोल इन ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में क्या रोल होता है हिस्टामिन का। हिस्टामिन ब्रोंकियल स्मूथ मसल पर H1 रिसेप्टर एक्टिवेट कर देता है, और इससे ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाता है। यानी जो हमारी ब्रोंकी है, यानी हमारी ब्रोंकी क्या होते हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कंस्ट्रिक्ट होने यानी नॉर्मल कंडीशन में माइल्ड इफेक्ट देता है, लेकिन एस्थमेटिक पेशेंट के लिए क्या होता है, सीवियर इफेक्ट देता है। कारण जो अस्थमा के जो पेशेंट है उनके लिए क्या होता है, उनके लिए सीवियर इफेक्ट देखने को मिल सकता है। आगे बात करेंगे दोस्तों, न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन है सीएनएस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शन के रूप में हिस्टामिन काम करता है। यानी ब्रेन में हिस्टामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। H3 रिसेप्टर के माध्यम से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज क्या करता है, रेगुलेट करता है। क्लियर। फंक्शन की बात करें दोस्तों, क्या काम करता है, वेकफुलनेस मेंटेन करता है, स्लीप वेक साइकिल मेंटेन करता है, यानी कि आप सो रहे हैं जाग रहे हैं उस साइकिल को मेंटेन करता है। एपेटाइट यानी भूख को हमारे कंट्रोल करता है, और सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक नींद लाता है, क्योंकि ये सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम H1 रिसेप्टर को क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों, रोल इन इम्यून मॉड्यूलेशन में हिस्टामिन का योगदान होता है। जैसे हिस्टामिन इम्यून सेल्स यानी टी सेल्स इयोसिनोफिल पर प्रभाव डालते हैं। H1/4 रिसेप्टर इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है दोस्तों, रेगुलेट करता है, और इम्यून रिस्पॉन्स मॉड्यूलेशन में भी ये भाग लेते हैं। आगे बात करेंगे रोल इन सेंसरी नर्व स्टिमुलेशन में। सेंसरी नर्व स्टिमुलेशन में हिस्टामिन का रोल होता है। हिस्टामिन सेंसरी नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करता है। इससे क्या होता है, इचिंग का मतलब होता है दोस्तों खुजली होना, और माइल्ड पेन सेंसेशन, और जो दर्द का जो अनुभव होता है वो चीज़ें हमको देखने को मिलती है। यानी स्किन एलर्जी रिएक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कह रहे हैं जब आपको बॉडी में इचिंग होती है या दर्द का अनुभव होता है तो उस समय भी क्या होते हैं, हमारे हिस्टामिन बॉडी में बड़े होते हैं। रोल ऑफ वुंड हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर, घाव को भरने में, टिश्यू रिपेयर करने में, यानी जो कोशिकाएं ऊतक होती हैं उनको रिपेयर करने में भी इनके हिस्टामिन का योगदान होता है। इंक्रीज ब्लड फ्लो के कारण न्यूट्रिएंट और इम्यून सेल इंजरी साइट पर पहुंचते हैं। करें इंक्रीज ब्लड फ्लो, वहाँ पे क्या होती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगी, इससे हीलिंग प्रोसेस में सहायता मिलती है, जिससे घाव हमारे जो होते हैं दोस्तों जल्दी बढ़ जाते हैं। इसलिए जब देखेंगे कहीं किसी को हाथ पैर में कहीं पे चोट लगता है तो
वहाँ पर रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। वहाँ पर रेडनेस का मतलब होता है दोस्तों वहाँ पे ब्लड की मात्रा बढ़ गई है। क्यों ऐसा इसलिए होता है? क्योंकि घाव को जल्दी भराना है, टिश्यू को रिपेयर करना है, ऐसा इसलिए होता है। आगे बात करेंगे दोस्तों 5-HT, जिसको हम सेरोटोनिन भी बोलते हैं। अभी ऊपर हमने क्लासिफिकेशन में भी देखा था। देखिए 5-HT का मतलब होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। क्लियर? जिसे सेरोटोनिन भी कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण क्या होता है? बायोजेनिक इम्यून ऑटोकॉइड से यह शरीर में नेचुरली बनता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम या GIT, प्लेटलेट, कार्डियोस्कुलर सिस्टम में महत्वपूर्ण फिजियोलॉजिकल भूमिका निभाता है। 5-HT का मुख्य रूप से क्या करता है? मूड रेगुलेशन, हमारी मूड को क्या करता है? रेगुलेट करता है। इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को, साथ में प्लेटलेट फंक्शन को में भी काम करता है। केमिकल नेचर की बात करें दोस्तों तो जो सेरोटोनिन होता है बायोजेनिक एमीन है, ट्रिप्टोफेन इसका प्रिकर्सर होता है, ट्रिप्टोफेन से बना हुआ है। एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं जैसे ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज और एरोमेटिक एल अमीनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज, इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं इसको बनाने के लिए। आगे बात करेंगे दोस्तों सिंथेसिस ऑफ 5-HT यानी सेरोटोनिन को बनाया कैसे जाता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है? जो ट्रिप्टोफेन होता है जिसमें क्या होता है? ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज जो होते हैं एंजाइम होते हैं, इस पर काम करता है। इसको कन्वर्ट कर देता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन में। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन में फिर एक एंजाइम काम करता है एरोमेटिक एल अमीनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज, और यह कन्वर्ट कर देता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन में, जिसको हम सेरोटोनिन भी कहते हैं। स्टोरेज साइट की बात करें दोस्तों, कहाँ पे स्टोर होता है हमारी बॉडी में? तो देखिए इंट्रोक्रोमाफिन सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन के इंट्रोक्रोमाफिन सेल्स में 90% क्या होती है? स्टोर होती है। प्लेटलेट्स में हमारे सेरोटोनिन पाए जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स में भी हमारे क्या होते हैं? जो सेरोटोनिन में पाए जाते हैं। यानी प्लेटलेट्स स्वयं 5-HT सिंथेसिस नहीं करते हैं, वे इंटेस्टाइन से अपटेक करते हैं। जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं क्या करते हैं? इंटेस्टाइन से क्या कर रहे हैं? अपटेक, यानी इंटेस्टाइन बनाता है तो वहाँ से क्या करते हैं? अपटेक करके अपने पास स्टोर कर लेते हैं। इसके जो रिसेप्टर होते हैं दोस्तों, उसके कई रिसेप्टर हो सकते हैं जैसे 5-HT1, H2, H2-3, H4, H5, H6, H7, यानी कई रिसेप्टर होते हैं। लेकिन आपको जो डी फार्मा लेवल पे बात करना है तो H1, H2, H3 और H4, ये 4 रिसेप्टर मुख्य माने जाते हैं। फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ 5-HT की बात करें दोस्तों, रेगुलेशन ऑफ इंटेस्टाइन मोटिलिटी। जो हम इंटेस्टाइन है इसकी मोटिलिटी को क्या करता है? रेगुलेट करता है। यानी 5-HT इंटेस्टाइन की स्मूथ मसल को स्टिमुलेट करता है। इससे पेरिस्टाल्टिस इंक्रीज हो जाता है। डाइजेशन और बॉल मूवमेंट में भी क्या दोस्त करते हैं? सहायक करते हैं। GIT फंक्शन में प्रमुख रेगुलेटर के रूप में जो सेरोटोनिन है यानी 5-HT है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। रोल इन ओमिटिंग रिफ्लेक्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे 5-HT 5-HT3 जो रिसेप्टर होते हैं उसको एक्टिवेट कर देता है, और जिससे कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन क्या होते हैं? स्टिमुलेट हो जाते हैं, और जिससे नौसिया वोमिटिंग होती है। जो आपको उल्टी होती है दोस्तों किस कारण हो रही है? वो सेरोटोनिन जो ऑटोकॉइड्स होते हैं इसके कारण होती है। यानी कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी इसमें एक मीडिएटर के रूप में काम करता है। प्लेटलेट एग्रीगेशन यानी खून का थक्का जमाने में देखिए प्लेटलेट में स्टोर 5-HT इंजरी के समय क्या होती है? रिलीज हो जाती है, और माइल्ड वासोकंस्ट्रक्टर प्लेटलेट एग्रीगेशन को बढ़ा देता है, जिससे हीमोस्टेसिस में सहायता मिलता है। मतलब जो ब्लड फ्लो हो रहा था उसमें रोकने में क्या होती है? मदद मिलती है। रेगुलेशन ऑफ मूड को रेगुलेट करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेरोटोनिन मूड रेगुलेट करते हैं। लो सेरोटोनिन लेवल पर डिप्रेशन हो सकती है। अगर आपकी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल कम हो गई है तो आपको कौन सी बीमारी देखने को मिलेगा? डिप्रेशन। और नॉर्मल लेवल पे क्या होता है? इमोशनल स्टेबिलिटी होगी। अगर इसका लेवल नॉर्मल है तो आप इमोशनली क्या होंगे? स्टेबल रहेंगे। यानी एंटी डिप्रेशन ड्रग में सेरोटोनिन लेवल को बढ़ा दिया जाता है। यानी जो जितने भी एंटी डिप्रेशन ड्रग आते हैं उसमें क्या होता है? उसमें सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाने वाले केमिकल्स होते हैं, जो कि सेरोटोनिन लेवल को क्या करते हैं? बॉडी के अंदर बढ़ा देते हैं, जिससे आपको जो डिप्रेशन जैसी समस्या है, एंजाइटी जैसी समस्या होती है, इनमें आपको क्या होती है? हेल्प मिलती है। स्लीप रेगुलेशन में भी इनका इस्तेमाल होता है। यानी सेरोटोनिन स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करते हैं। यानी मेलेटोनिन सिंथेसिस में प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं। मेलेटोनिन आप सबको पता होगा, ऐसा एक केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में क्या करता है? स्लीप को इंड्यूस कराता है। यानी आप कब जब सोते हैं तो मेलेटोनिन केमिकल जो होते हैं बढ़ जाते हैं। तो प्रिकर्सर यानी सेरोटोनिन होता है मेलेटोनिन का प्रिकर्सर होता है, यानी उसको बनाने में मदद करता है, जिससे क्या होते हैं? स्लीप को रेगुलेट किया जा सकता है। कंट्रोल ऑफ एपेटाइट, भूख को भी कंट्रोल करने का काम करता है सेरोटोनिन। यानी हाइपोथैलेमस में एपेटाइट सप्रेस कर देता है। फूड इनटेक रेगुलेट करता है, यानी भोजन आपको कितना खाना है कि नहीं खाना है, आपको भूख लगेगी कि नहीं लगेगी, इन सब क्रिया को कंट्रोल करने का काम भी हमारे जो सेरोटोनिन करता है। रेगुलेशन ऑफ वास्कुलर टोन को भी रेगुलेट करता है। यानी ब्लड वेसल्स पर लो डोज रहेगा तो वासोडाइलेशन करवा देगा, हाई डोज रहेगा तो वेसल्स को कंट्रैक्ट करवा देगा। माइग्रेशन पैथोलॉजी में इनका महत्वपूर्ण क्या होता है? रोल होता है। आगे बात करेंगे दोस्तों रोल इन पेन मॉड्यूलेशन
मॉड्यूलेशन में, यानी दर्द को भी मॉड्यूलेट करने में, दर्द का अनुभव भी महसूस कराने में इनका रोल होता है। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेरोटोनिन पेन ट्रांसमिशन को क्या करता है, रेगुलेट करता है, डिसेंडिंग इनहिबिटरी पाथवे को क्या करके, एक्टिवेट करके। क्लियर, तो पेन को मॉड्यूलेट भी करता है। अगला जो दोस्तों हमारा इसमें ऑटोकॉइड्स आने वाला है, क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है दोस्तों, जिसको शॉर्टकट में पीजीएस भी कहते हैं। एक महत्वपूर्ण क्या, लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स होता है। ये शरीर में क्या एराकिडोनिक एसिड से बनते हैं और कई फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल प्रोसेस में भूमिका निभाते हैं। इनकी खोज सबसे पहले सीमन में हुई थी, इसलिए इन्हें प्रोस्टाग्लैंडिन के नाम से दिया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित से इसे समझा सकता है, हालांकि बाद में पता चला कि पूरे शरीर में बनता है। यानी प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है मेन रूप से कहाँ पे बनता था, प्रोस्टेट ग्लैंड से, लेकिन बाद में इसे पता चला कि यह क्या होता है, पूरे शरीर में बनता है। यानी एक लोकल हार्मोन की तरह काम करते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। केमिकल नेचर की बात करें दोस्तों, तो इसका जो डिराइव्ड फ्रॉम क्या है, एराकिडोनिक एसिड से, जिसका नेचर होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डिराइव्ड होते हैं। एंजाइम जो इसमें दोस्तों इन्वॉल्व होते हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेज यानी कॉक्स 1 कॉक्स 2 इनहिबिटर होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कॉक्स 1 या कॉक्स 2। क्लियर, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करें, प्रोस्टाग्लैंडिन सेल मेम्ब्रेन के फास्फोलिपिड से बनते हैं। किसके बनते हैं, सेल मेम्ब्रेन के फास्फोलिपिड से। स्टेप वाइज इसको फॉर्मेशन समझिएगा कि सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड, सब हमसे पता है सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, फास्फोलिपिड होता है। उस फास्फोलिपिड पे क्या होता है, फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम काम करते हैं और फॉर्मेशन कर देते हैं एराकिडोनिक एसिड का। फिर एराकिडोनिक एसिड क्या करता है, कॉक्स एंजाइम एक्शन करते हैं, जिससे फॉर्मेशन हो जाता है क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन का। क्लियर दोस्तों, आगे बात करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है, जैसे सेल मेम्ब्रेन से क्या होता है, फास्फोलिपिड्स क्या बनता है, फास्फोलाइपेज A2। उसके बाद फिर आता है एराकिडोनिक एसिड, फिर आते हैं कॉक्स 1 या कॉक्स 2 इनहिबिटर जो बनते हैं कॉक्स 1 कॉक्स 2। उसके बाद आते हैं दोस्तों प्रोस्टाग्लैंडिन। टाइप्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करें दोस्तों, मेनली 4 पढ़ना है, प्रोस्टाग्लैंडिन ई, प्रोस्टाग्लैंडिन एफ, प्रोस्टाग्लैंडिन आई और प्रोस्टाग्लैंडिन जी डी। क्लियर, आगे बात करेंगे दोस्तों फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। देखिए रोल ऑफ इन्फ्लामेटर यानी इन्फ्लामेशन में भी इसका रोल होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लामेटरी साइड पर बनते हैं, वासोडाइलेट कराते हैं, यानी वसल्स को क्या कर रहे हैं, डायलेट करा दे रहे हैं, जैसे कैपिलरी क्या होती है, परमेबिलिटी बढ़ा देते हैं। रेडनेस और जो स्वेलिंग होती है दोस्तों, यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन का इंपॉर्टेंट रोल होता है रेडनेस और स्वेलिंग लाने में। पेन मॉड्यूलेशन में भी इनका रोल होता है दोस्तों, जैसे नर्व एंडिंग में क्या होता है, सेंसिटाइज करते हैं, जैसे पेन परसेप्शन बढ़ा देते हैं, जिससे आपको दर्द का अनुभव अधिक हो जाता है। यानी नॉन स्टेरॉइडल जो ड्रग होते हैं पेन कम करते हैं, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस से दोस्तों दर्द का अनुभव होता है, बढ़ता है, और जो दवाई होती है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, यही प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोक देते हैं, जिससे हमको दर्द का अनुभव नहीं होता दवा लेने के बाद। फीवर प्रोडक्शन में भी दोस्तों, अगर आपको बुखार हो रहा है तो उसमें भी हाइपोथैलेमस पर काम करते हैं, बॉडी टेम्परेचर के सेट पॉइंट को बढ़ा देते हैं, यानी पैरेक्सिया में महत्वपूर्ण मेडिएटर के रूप में काम करते हैं। यानी कहने का मतलब है आपको बॉडी में जो टेम्परेचर होता है उसको बढ़ाने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी बढ़ा देते हैं। गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं दोस्तों, जैसे गैस्ट्रिक म्यूकोसा सिक्रेशन बढ़ता है तो एसिड सिक्रेशन में क्या करते हैं, एसिड सिक्रेशन को कम कर देते हैं। यानी कह रहे हैं हमारी स्टमच में जो एसिड का सिक्रेशन उसे कम हो जाएगा, कम कर देंगे तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं। यानी नॉन स्टेरॉइडल ड्रग से अल्सर इसलिए हो जाता है क्योंकि वो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोक देते हैं। रेगुलेशन ऑफ यूट्राइन कंस्ट्रक्शन में भी दोस्तों हेल्प कर रहे हैं, यानी यूट्राइन स्मूथ मसल्स कंस्ट्रक्शन को बढ़ा देते हैं और लेबर इंडक्शन में उपयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब है जो लेबर पेन है, जो बच्चा होने के टाइम पे जो दर्द होता है उसको इंड्यूस करने के लिए, उसको दर्द को बढ़ाने के लिए भी, यूट्राइन की मसल्स को कंट्रैक्ट कराने के लिए भी प्रोस्टाग्लैंडिन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो को भी रेगुलेट करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है दोस्तों, जैसे किडनी या अन्य टिश्यू को ब्लड फ्लो रेगुलेट कराते हैं और वासोडाइलेशन में इनका यूजफुल होता है। प्लेटलेट फंक्शन में भी काम करते हैं। प्रोस्टासाइक्लिन प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को रोकता है और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को रेगुलेट कर देता है, जिससे हमारे जो ब्लड क्लॉट होते हैं वो बन जाते हैं, जिससे हमारा जो ब्लड हो वो क्या होता है, ब्लीडिंग नहीं हो पाता है, यानी ब्लड लॉस नहीं हो पाता है। रेगुलेशन ऑफ ब्रोंकियल टोन को भी रेगुलेट करते हैं, यानी कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी हमारी ब्रोंकी मसल को क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करा देते हैं, यानी ब्रोंको को, और क्या होते हैं कुछ ब्रोंको डायलेशन कराते हैं, यानी कुछ हमारी ब्रोंकी को क्या करते हैं, डायल्यूट कराते हैं। इस तरह से वो क्या करते हैं, ब्रोंकियल टोन यानी उसको रेगुलेट करते हैं। दोस्तों अगला है एंटीहिस्टामिनिक H1 रिसेप्टर ब्लॉकर, इसके पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। तब तक लिए आप इतना पढ़ते रहिए, और जहां आपको न समझ आए आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।